हेलो दोस्तों। आज है 14 सितंबर 2023। सुबह के करीब 9:45 बजे हैं और आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। आज कल मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होके ग्रीन कैंडल दिखा गया। आज मार्केट फिर ऊपर है। अगर मैं बेसिक कैंडल हटा दूं तो अभी ग्रीन कैंडल ही दिखा रहा है, मतलब 20,000 के ऊपर जा चुका है। आप अगर देखें तो ये ऑल टाइम हाई है। अब हम लोग 20,000 के ऊपर जा चुके हैं, तो मार्केट ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। तो जो जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने अभी तक कर रखे हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट हमें अब प्रॉफिट में दिखाई देने चाहिए। आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं टाटा कंज्यूमर, और मैंने इसको सॉर्ट कर लिया है आज की मूवमेंट के हिसाब से। जो स्टॉक्स आज थोड़े गिरे हैं वो स्टॉक्स को ऊपर दिखाएगा। तो टाटा कंज्यूमर तो आज अब करीब 0.4% डाउन है, रेड कैंडल दिखा रहा है। अगर बेसिक कैंडल्स लगाऊं तो कोई आसपास में डिमांड जोन है नहीं, मतलब करने के लिए कुछ नहीं है। बजाज फाइनेंस कुछ खास नहीं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज वैसे तो नीचे की तरफ है लेकिन डिमांड जोन से काफ़ी दूर है, आसपास में कोई जोन दिख नहीं रहा, तो आराम से बैठेंगे। एसआरएफ भी डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। आईसीआईसीआई बैंक डिमांड जोन सप्लाई जोन दोनों से ही काफ़ी दूर है। एशियन पेंट मेरा ख्याल है अब इस ट्रेंड से ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पर वैसे तो एक सप्लाई जोन बना है लेकिन सप्लाई जोन काफ़ी वीक है, और आज उस सप्लाई जोन को हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सप्लाई जोन टेस्ट हो चुका है और थोड़ा सा मूवमेंट डाउनवर्ड्स दिखा चुका है। लेकिन अगर मार्केट फोर्सेस ऊपर की तरफ है तो हो सकता है कि यहाँ से ये वापस ऊपर चला जाए। वैसे भी ट्रेंड ऊपर का है, और हो सकता है कि ये सप्लाई जोन ब्रीच करके ये 3,351 तक पहुँच जाए। इन विच केस अगर ये यहाँ तक पहुँच जाता है तो अगर हमें 20% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है तो हम एशियन पेंट में से थोड़ा सा बेचकर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम इंतज़ार करेंगे। टोरेंट फार्मा देखते हैं। टोरेंट फार्मा ट्रेंड नीचे की तरफ, रीसेंट ट्रेंड नीचे की तरफ था, अब ये टर्न होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट फोर्सेस इसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। वोल्टास भी ऊपर ही है अभी। एक सेकेंड, एक और मैं इंडिकेटर ऐड कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब ठीक है। ये पता नहीं डिमांड जोन यहाँ क्या कर रहा है, इसे मूव कर देते हैं। तो ये जो सप्लाई जोन है इसको टच करके नीचे आया था, लेकिन मार्केट फोर्सेस फिर से इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है वोल्टास में। हेवल्स देखते हैं। हेवल्स नीचे की ओर बढ़ रहा है, अभी डिमांड जोन से थोड़ा दूर है। इसका एवरेज 34 रुपये है, तो काफ़ी दूर है, अभी करने के लिए कुछ नहीं है। डाबर देखते हैं। डाबर मोर और लेस अभी रीसेंट ट्रेंड तो नीचे की ओर ही है, हो सकता है ये 530 तक जाए। आज कैंडल ग्रीन है क्योंकि मार्केट फोर्सेस अप है, लेकिन ओवरऑल अगर आप रीसेंट ट्रेंड अगर देखें तो और इसको मान के चले, ये एक आउटलायर है। और लोज देखें तो भी ये नीचे की ओर ही बढ़ रहा है, अगर इसको ना भी काउंट करें आउटलायर मान के और इसको लेके चले तब भी ट्रेंड काफ़ी नीचे है और कंसोलिडेट भी नहीं हो रहा है, ये ट्रेंड ही नीचे का है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखें तो नीचे का है। तो अभी फ़िलहाल डाबर में करने लायक कुछ नहीं। अब वैसे डाबर बहुत अच्छा स्टॉक है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप मंथली चार्ट देखें इसका, तो कितनी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। कहीं भी कोई डिप्स ज़्यादा है नहीं, ट्रेंड कंसिस्टेंटली ऊपर की ओर है। तो अभी अगर ये रीसेंट ट्रेंड अगर वीकली चार्ट देखे तो रीसेंट ट्रेंड अगर नीचे का है भी तो ये एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है ख़रीदने के लिए। डिमांड जोन है अराउंड 519 रुपये पे, लेकिन 519 रुपये तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन हो सकता है चला जाए, क्योंकि डिमांड जोन जो वीकली और मंथली दोनों डिमांड जोन यहाँ पर कोइंसाइड हो रहे हैं। यहाँ पर 519 दिखा रहा है वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में 530 दिखा रहा है। मतलब ये 530 519 के बीच में कहीं अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये बहुत अच्छा प्राइस है खरीदने के लिए। ठीक है, TCS देखते हैं। TCS भी ऊपर है, कुछ करने के लिए नहीं है। रिलायंस बढ़ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिमांड जोन टच होगा। ये एक्चुअली बुरा टाइम नहीं है खरीदने के लिए, खरीद सकते हैं। वैसे तो आइडियल प्राइस 2384 है, लेकिन हो सकता है कि 2384 पहुँचे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल देख रहा हूँ। ट्रेंड रिवर्सल देखने का एक और रास्ता होता है ADX। आइए ADX का इंडिकेटर लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर ADX इंडिकेटर लगा रहा हूँ, सॉरी, तो RSI है ये, और क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ADX इंडिकेटर लगा के देख लेते हैं। तो ये ADX इंडिकेटर है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये कि ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये अराउंड 40 के आसपास जाकर डिप होना शुरू हुआ है, मतलब ये डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो वीक हो गया है। ठीक है, अब ये नीचे की ओर जाएगा, और जब ये ट्रेंड चेंज होकर ऊपर की तरफ होगा, और ये अगर ऊपर की तरफ जाता है मतलब अपवर्ड ट्रेंड स्ट्रांग होगा। फिलहाल ये फ्लैट है, इसका मतलब ये ना अपवर्ड ट्रेंड है ना डाउनवर्ड ट्रेंड है, कुछ दिनों से ट्रेंड वीक चल रहा है। तो ये एक क्लासिक निशानी है ट्रेंड के चेंज होने की। तो हम थोड़े दिन वेट करेंगे, जब ये ट्रेंड स्ट्रांग हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तब हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं। बट फिलहाल प्राइस बुरा नहीं है खरीदने के लिए। 2455 के आसपास भी अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी गुंजाइश है कि ये ऊपर चला जाए। और मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें पक्का मालूम नहीं, हो सकता है थोड़ा नीचे चला जाए, इन विच केस हम थोड़ा और ख़रीदेंगे, एवरेज आउट करेंगे। तो देखते हैं। नौकरी डिमांड जोन की तरफ बढ़ तो रहा है। यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है 4201 सेकेंड, यहाँ पर मैंने एंट्री लगाई है, लेकिन एंट्री को मैं ऊपर भी ले सकता हूँ क्योंकि ट्रेंड ऊपर का है। तो हो सकता है कि 3919 तक ना पहुँचे, इसलिए हम एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तो नहीं है, लेकिन 4221 के आसपास एंट्री ली जा सकती है। अब इसका DATR करीब 100 रुपये है, अभी 4400 है, मतलब आज के दिन में 4300 तक जाने की गुंजाइश है। एंट्री तक पहुंचेगा नहीं, 4200 काफ़ी दूर है। तो एक आध दो दिन इंतज़ार करेंगे, देखेंगे। मार्केट फोर्सेस भी ऊपर की तरफ है। बेसिंग कैंडल हटाऊं तो ग्रीन कैंडल है, मतलब नीचे नहीं जा रहा है, तो हो सकता है एक दो दिन लग जाए हमें इस प्राइस तक पहुंचने में। टाइटन देखते हैं। टाइटन ऊपर ही की ओर बढ़ रहा है, कुछ करने के लिए नहीं है। रामको सीमेंट देखते हैं। रामको सीमेंट कुछ नहीं है। PI इंडस्ट्रीज देखते हैं। PI इंडस्ट्रीज कुछ नहीं है, साइडवेज ट्रेंड है, अभी करने के लिए कुछ नहीं है। डिवीज लैब देखते हैं। कुछ नहीं है। एस्ट्रल देखते हैं। एस्ट्रल 1800 के आसपास है एंट्री, लेकिन अभी ऊपर जा रहा है, तो करने के लिए कुछ नहीं है। कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन भी करने के लिए कुछ नहीं। तो ये है हमारे पसंदीदा स्टॉक। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी बोरिंग होता है, इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बोरिंग होता है। कई बार ऐसा होगा कि हफ्तों तक करने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जब होगा तब ढेर सारा एक साथ होगा। तो हमें क्या करना है कि पैसे इकट्ठे करके रखना है। ठीक है, जब मौका मिलेगा उस समय ज़ोर से इन्वेस्ट करना है। अभी फ़िलहाल मार्केट की ऊपर की तरफ है, तो ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। कोई ऐसा स्टॉक है क्या जिसका अपसाइड हो, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। मैं स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शन नहीं करता। इसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं देखता कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है, या कोई ऐसा स्टॉक है क्या जो ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है। मैं ये देखता हूँ कि अभी जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का, वो एक अच्छा प्राइस है कि नहीं खरीदने के लिए, या अच्छा प्राइस है कि नहीं बेचने के लिए। अब खरीदने के लिए अच्छा प्राइस है कि नहीं, इसका अनुमान मैं कैसे लगाता हूँ? तो एक तो मैं ट्रेंड देख लेता हूँ इसका, कि ट्रेंड कहाँ का है। ऑब्वियसली ट्रेंड देखने का कारण यही है कि हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर में ऊपर जाएगा कि नहीं, लेकिन
एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करना ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर स्टॉक अच्छा है और ओवरऑल पिछले 20 साल का ट्रेंड ऊपर ही की तरफ है, तो अगर हम लोग थोड़े ख़राब प्राइस में भी ख़रीदते हैं, इन द लॉन्ग टर्म हम प्रॉफिट करेंगे। तो हमें ये नहीं देखना कि बेस्ट प्राइस पे ख़रीदना है या नहीं, हमें ये देखना है कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो ख़रीदने के लिए अच्छा है कि नहीं। और इसलिए ये मैं अनुमान लगाता हूँ, पहली बात तो ट्रेंड है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेंड में अभी का प्राइस ऊपर है या नीचे है, तो पहला तो वो। दूसरा मैं डिमांड जोन देखता हूँ, तीसरा मैं बॉलिंजर बैंड्स देखता हूँ। तो ये बॉलिंजर बैंड को जब भी आप देखेंगे, जब भी बॉलिंजर बैंड को टच किया है ये ऊपर की ओर बढ़ा है थोड़ा सा, बॉलिंजर बैंड को टच करके ऊपर की ओर बढ़ा है, फिर यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को टच करके ऊपर की ओर बढ़ा है, फिर लोअर बॉलिंजर बैंड तक को टच करके ऊपर की ओर बढ़ा है। उसी तरीके से जब भी ऊपर का बॉलिंजर बैंड टच किया है वो थोड़ा सा नीचे तो आया ही है। अब कई बार ऐसा नहीं भी होता है, ये कोई रूल नहीं है 100% चलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ बढ़ता चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस थे कि ये इस सप्लाई जोन की तरफ बढ़ेगा, ट्रेंड ऊपर ही की तरफ था, तो इसलिए ये बढ़ते 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 यहाँ पर चला गया। इनफैक्ट इसने ये सप्लाई जोन में जाके रिएक्ट भी किया, ठीक है, ये नीचे की ओर आया, आके फिर जब वीक हो गया ट्रेंड तो फिर ऊपर की तरफ बढ़ा। अगर आप देखें यहाँ पर एक और डिमांड जोन है, ठीक है, तो इस डिमांड जोन को इसने टच किया, यहाँ से रिएक्ट किया और फिर ऊपर की तरफ बढ़ा। अब चूंकि ये सप्लाई जोन एक बार ऑलरेडी यूज हो चुका था, इसलिए ये सप्लाई जोन को इसने डिसकंसिडर किया और अगला सप्लाई जोन आपका यहाँ पर था, जिसके बेसिस पे हमने ये टारगेट लगाया था और उस टारगेट को टच करके ये थोड़ा सा नीचे भी आया। तो सप्लाई जोन डिमांड जोन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि स्टॉक ऊपर मतलब कहाँ से रिएक्ट करेगा, उसको खरीदने के लिए अच्छा प्राइस क्या है। तो हम प्रेडिक्शन नहीं करते, हम देखते हैं अच्छा प्राइस क्या है। कई बार ये भी फेल हो जाता है, आप कई बार देखेंगे कि सप्लाई जोन था लेकिन उसको ब्रीच करता हुआ चला गया, क्योंकि सिर्फ डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेसिस पे ही प्राइस मूव नहीं करता, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। स्टॉक मार्केट है, ओवरऑल मार्केट किस तरफ बढ़ रहा है, सेंटीमेंट क्या है, गवर्नमेंट में क्या हुआ, बारिश कैसी हुई, कोई नई पॉलिसी आई है क्या, कोई नया चेंज आया है क्या, क्वार्टरली रिपोर्ट आया है क्या उस पर्टिकुलर स्टॉक का, रिपोर्ट कैसा आया है, अच्छा आया है, बुरा आया है, मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, कोई युद्ध हो रहा है क्या, जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये मार्केट मूव करता है, जिसके बेसिस पे स्टॉक मूव करता है। तो अगर कोई आपको ये कहे कि मैं 100% प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि मार्केट कहां जाएगा या स्टॉक कहां जाएगा, तो आप उसका विश्वास बिल्कुल ना करें, वो झूठ है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसे कि अब जुए में और एक अच्छे कैलकुलेशन में फ़र्क क्या है। जुए में और कैलकुलेशन में मेन फ़र्क ये है कि जब हम बिना समझे कोई डिसीजन लेते हैं, जब हम बिना कोई एक्यूरेट कैलकुलेशन के, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी नॉलेज के जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो जुआ है। जैसे ताश में चांस के ऊपर हम पूरा छोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं जुआ। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन वगैरह करके, उसको ठीक से स्टडी करके, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं तो वो एक अच्छा डिसीजन माना जाएगा। क्योंकि वैसे देखने जाए तो ज़िंदगी भी एक जुआ ही है। जैसे मैं जब मोटरसाइकिल लेकर हर रोज़ ऑफिस जाने के लिए निकलता हूँ तो हो सकता है कि कोई गाड़ी आके मुझे उड़ा दे। जब मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ तो हो सकता है कोई ट्रक आके मुझे उड़ा दे। तो होने को तो ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, चांस तो हर जगह होता है। लेकिन फिर भी हम निकलते हैं कि कैलकुलेशन करके कि लोग आम तौर पे रूल्स मान के चलते हैं और मैं भी रूल्स मान के चलूँगा, थोड़ा ध्यान रखूँगा, मतलब चारों तरफ अच्छी तरह सेफली गाड़ी चलाऊँगा तो मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में हम अगर अच्छा सा कैलकुलेशन वगैरह करके, अगर अच्छे से स्टॉक मार्केट को और स्टॉक को स्टडी करके एक अच्छा डिसीजन लेते हैं तो उसे जुआ नहीं कहेंगे, वो एक अच्छा डिसीजन है। तो अगर आप मुझे पूछते हैं कि कौन सा एक स्टॉक है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं जिसका एक स्ट्रांग अपसाइड है, तो ये जो स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हम हर रोज़ देखते हैं, ये मेरे पसंदीदा स्टॉक्स है जिनका लॉन्ग टर्म में अपसाइड रहा है और जिसकी गुंजाइश है कि ये अपसाइड रहेगा। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ। मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडिंग भी मैं कर लेता हूँ, मैं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन वो उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी डीपर स्टडी की ज़रूरत है। और एक्चुअली स्टॉक मार्केट में भी मैं कोई टिप्स या ये नहीं देता, मैं अपना लॉजिक बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, और मैं एक कंसोलिडेटेड अप्रोच लेता हूँ जिसके बारे में मैं कल बात करूँगा या किसी और दिन बात करूँगा।
लेकिन मैं बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करता। मेरे पास एक छोटा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स है जो आपको स्क्रीन में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम हर रोज स्टडी करते हैं और मैं उसी में इन्वेस्ट करने में विश्वास रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से बता दूं कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये कोई स्टॉक टिप्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। मैं कोई क्वालिफाइड या सर्टिफाइड इन्वेस्टर नहीं हूँ या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ बताता हूँ कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट लॉजिक क्या यूज़ करता हूँ, इसी आशा से कि आप इसमें से कुछ सीखें और फर्दर ट्रेनिंग लेने के लिए मोटिवेट हो। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग देती है। मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की एडवाइस नहीं दूंगा। मैंने खुद ट्रेनिंग ली हुई है एज एन इन्वेस्टर, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो मैं इंस्पायर करूंगा आप लोगों कि आप भी कोई ट्रेनिंग ले। और अगर आपको मेरा लॉजिक पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। एक बात का ध्यान रहे कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपका फ़ायदा हो और दूसरों का फ़ायदा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं ये इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है और उसके लिए मैंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है। अब इस पैसे को मैं रिटर्न्स कैसे ले सकता हूँ, खुद प्रॉफिट बना के ऑब्वियसली, लेकिन उससे बेहतर रिटर्न कैसे ले सकता हूँ। हो सकता है अगर मेरे ज्ञान से आपको प्रॉफिट हो, किसी को भी प्रॉफिट हो, जितने ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा उतना मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। एक इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन द टाइड कम्स इन ऑल द बोट्स राइज। तो जब समुद्र में वेव आता है तो सारी नौकाएं, सारी शिप्स ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो उसमें अच्छा है, सबका फ़ायदा होता है, तो उसमें क्या बुराई है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और इससे आपका ज्ञान बढ़ता है या आपको कुछ सीखने को मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और पैसा कमाते रहें।